दोस्तों, टोक्यो की एक शांत सुबह से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कैसे मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके पहुंचा था इस जापान देश की कैपिटल सिटी टोक्यो में, और नारिटा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद कैसे मैंने वहां से एक मेट्रो पकड़ी और मैं टोक्यो में अपने एयरबीएनबी में आया और चेक इन किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में जब मैं अपने एयरबीएनबी में पहुंच चुका था तो मैं सड़क पे दोबारा बैग उठा के कहाँ पे धक्के खाने लग रहा हूँ। तो एक्चुअली आज मेरा टोक्यो एक्सप्लोरेशन का या फिर जापान को अपने एयरबीएनबी होटल से बाहर निकल के एक्सप्लोर करने का पहला दिन है। अभी तक मैं टोक्यो में कहीं भी नहीं जा पाया हूँ और ना ही कोई जगह देख पाया हूँ। और जितना शायद आप में से वो लोग जो कभी भी जापान नहीं आए या टोक्यो नहीं आए, आप लोग इस शहर को जितना जानते हो, जितना आपने देखा है, शायद मैंने भी अभी तक उतना ही देखा है। और इसीलिए आज की वीडियो में चल के अपन देखने वाले हैं टोक्यो की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और इस शहर में मेरे शुरुआती लम्हे और एक्सपीरियंसेस। कुछ ही देर पहले मैंने अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करा है और मैं चलने वाला हूँ एक दूसरी जगह, यानी कि आज मैं एक हॉस्टल में रुकने वाला हूँ। और क्योंकि मैं एयरबीएनबी में काम कर रहा था, मैं जान करके बाहर घूमने निकला ही नहीं, ताकि जब भी मैं पहली बारी जापान में टोक्यो में बाहर निकलूं, जिंदगी में मेरा पहला ट्रिप है जापान का, मैं पहले कभी भी इस देश में नहीं आऊँ, मैं जान करके चाहता था कि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस कैमरा में रिकॉर्ड करूँ और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे बराबर में है टोक्यो स्काई ट्री, विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स इन द वर्ल्ड। बिल्डिंग नहीं कहूँगा क्योंकि हैबिटेबल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है, एक टावर है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री, सबसे ऊंचा टावर वर्ल्ड का, या बिल्डिंग्स दोनों ही गिने तो बुर्ज खलीफा है, सेकंड पे मर्देका मेरे ख्याल से कुआलालंपुर का, तीसरे नंबर पे अगर हम टावर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा यही है टोक्यो का स्काई ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है यहाँ पे टोक्यो में, कहीं गया ही नहीं हूँ। जिस एयरबीएनबी में मैं पहली रात आया था वो बहुत ही छोटा था। गाड़ी मस्त है ना। उसके बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण मैं पास में एक दूसरे एयरबीएनबी में आ गया था, जिधर से खिड़की से स्काई ट्री भी दिखता था इसी इलाके में। तो मैं कहीं दूर नहीं गया, लेकिन अपने एयरबीएनबी से नीचे तक मैं सुपरमार्केट से पानी लेने ज़रूर जाता था। और नीचे ना सड़क पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक तो ना यहाँ पे जितना मैंने रियलाइज़ करा है, बहुत रूल्स है भाई, बहुत कस्टम्स है। चलते हुए यूँ नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, उस पर बाद में आता हूँ। एक बार बात कंप्लीट करता हूँ। मतलब मेरे को जितना भी लोगों ने बताया कि बहुत ही ना यहाँ पे एटिकेट से पेश आना पड़ता है, तो मेरे को हर चीज़ का डर लगता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब सड़क पे मेरी वीडियो भी बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, कहीं लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ है। एनीवे, मैं बात बता रहा था कि यहाँ पे सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं अपने यहाँ से 50 मीटर दूर तक इधर आता था पानी की बोतल लेने, और रास्ते में 3 से 4 लोग इंसान खड़े थे जो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था। और ट्रैफिक मैनेज क्या मतलब, गली में इधर खड़े हुए, इधर क्या ही ट्रैफिक आ रहा है यार, बस एक आधे जो लोग साइकिल से पैदल जा रहे होते इनके लिए। और बाकायदा वही लोग सिर्फ ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। बिल्कुल यहीं पे कल यहाँ पे खड़े थे, मेरी बालकनी से भी दिखता था, इधर ही मेरा एयरबीएनबी था। मैं जब यहाँ सुपरमार्केट तक जाता था, इधर से मैं गुजरता था तो झुक के अपोलोजाइज करते थे कि आपको इनकन्वीनियंस होने लग रही है हमारी वजह से, क्योंकि रोड पे काम चल रहा है। ये देखो स्काई ट्री सामने, अपन चलते हैं उस तरफ। ये एक रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है मेरे ख्याल से, ऊपर यहाँ मेट्रो जाती है और नीचे ट्रेन की क्रॉसिंग है, फाटक भी लगा हुआ है। हालांकि खाली है बिल्कुल, ट्रेन आती हुई तो मेरे ख्याल से बंद हो जाता होगा। ये कुछ इनके रेलवे ट्रैक्स है, सुबह का टाइम है, ट्रैक्स तो साफ है इनके बिल्कुल, कुछ दिख नहीं रहा आसपास। ये क्या है, इमरजेंसी बटन, पता नहीं ये किस वजह से है। ट्रैक पे मेरे ख्याल से कोई फंस जाए तो उसलिए होगा शायद।
तो हालांकि ट्रेन तो मैंने ले ली थी पहले दिन मेट्रो एयरपोर्ट से शहर तक आने की, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं जापानीज़ या जो जापान में रहे हुए हैं, उन्होंने कुछ यहाँ के कस्टम्स बताए कि ट्रेन में फ़ोन पे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, इनफैक्ट इलीगल है शायद। और बड़े लोगों के पास तो फ़ोन लेके खड़े भी नहीं हो सकते रेडिएशंस की वजह से, मतलब बड़े नहीं, सॉरी, जो डिसेबल्ड सीट्स होती है उन सीट्स के पास। और इसके अलावा भी अब जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूँ, चलते हुए अगर मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ पी रहा हूँ या स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत ही बुरा माना जाता है यहाँ जापानीज़ कल्चर में। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, हद से ज़्यादा एक तरह से एटिकेट से रहने वाले लोग हैं और बहुत ही ना कॉन्शियस रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके। मतलब ये घर के बाहर कहीं खुलते ही नहीं है बेसिकली। मैं भी यहाँ पे पैदल भी चलने लग रहा हूँ ना, तो मेरे साथ से साइकिल वाला कोई जा रहा है, वो भी थैंक यू बोल के जा रहा है, अरिगातो या कुछ जापानीज़ में। मतलब कि भाई, अरे मेरी थोड़ी ऐसा है कि सबकी है, तुम भी चलोगे मैं भी चलूँगा, पर सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने उनको देख लिया, एक्नॉलेज कर लिया या थोड़ा भी मैं साइड हो गया, इस बात पे ही थैंक यू। कमाल है। यार एक तो हर चीज़ इतनी चमकती हुई है, एकदम शाइन मारती हुई। मैं बाकी कहाँ जाने लग रहा हूँ, मैंने करा लिया आज एक हॉस्टल। होटल में मन नहीं लग रहा था तो मैं सोचा हॉस्टल में ही रुकते हैं, चलो चल के। जो हॉस्टल है वो है असासुका एरिया में। वो एरिया शायद इनका, मैंने सुना है, ओल्ड टाउन टाइप है। यहाँ से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है जो मेरा हॉस्टल है। मेट्रो में भी दिखा रहा था 30-35 मिनट, पैदल जाने पे दिखा रहा था 40 मिनट शायद। तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। देखो ये जो खड़े हैं ना इंसान, ये सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, और ट्रैफिक यहाँ दिख रहा है तुम्हें कोई? और लोग खुद ही इतने मैनेज है अपने आप ही। अभी ये देखो स्काई ट्री तो ऊपर है, इधर बैठने की जगह बना रखी इन्होंने, लॉन सा, और बाहर लिख रखा है कि ये स्मोकिंग एरिया नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसे क्यों लिख रखा है? क्योंकि रोड पे यहाँ पे स्मोक करना अलाउड ही नहीं है, इलीगल है जापान में। आप बाहर सड़कों पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। दुनिया में मेरे ख्याल 3-4-5 देश होंगे ऐसे जिधर ये रूल होगा, उनमें से एक जापान है। जैसे कि सिंगापुर में भी ये रूल, ब्रूने देश में गया था, उधर तो है ही इलीगल, उधर तो घर के अंदर भी नहीं कर सकते। यहाँ ही हुआ है, घर में करो, बालकनी में करो, पर पब्लिक प्लेस में नहीं। बहुत रूल्स है, पता नहीं क्या है। बढ़िया ही है वैसे तो ना ये रूल हो तो, पर ये देखो नज़ारे क्या खूबसूरत है यार। सनी दिन है, शाम को ठंड हो जाएगी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, पर अभी बढ़िया वेदर है। चेरी ब्लॉसम सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और जल्द ही इधर चेरी ब्लॉसम के ब्लूम देखने को मिलेंगे। अभी ना रोड से आके, उधर से आके एक गाड़ी इधर मुड़ी थी इस बिल्डिंग में, तो ये जनाब आए और पूरा उसे गाइड कर रहे थे कि मोड़ लो, अभी ब्रेक मारो, अभी सीधे जाओ। मतलब यार बड़े ही ठाली लोग हैं। बेंच मस्त है, चलो बेंच पे बैठते हैं। क्या वेदर हो रखा है यार, धूप हो रही है मीठी मीठी, मीठी तो क्या तिखी, पर हवा चल रही है बढ़िया। और वैसे तो ठंड है, तापमान कितना होगा, मेरे ख्याल 13-14 डिग्री होगा, पर उतनी लग नहीं रही क्योंकि बैग उठा रखे थे और इतनी देर से चलने लग रहा था। बैग खोल ही लेते हैं और खाना खाते हैं। आप लोग सोच रहे होगे वैसे खाने में क्या है लंच मेन्यू आज का। टन टन, अपने अंडे 6 जो कि मैं सुबह एयरबीएनबी से उबाल के चला था। ये तो वो है टिश्यू पेपर। ड्रिंक्स रहेगी यार, कुछ ड्रिंक्स भी होनी थी, ड्रिंक्स निकालते हैं। ये रही बेस्ट ड्रिंक दुनिया की, पानी।
दोस्तों एक बात कहूँ, वैसे यहाँ बैठे बैठे मन में आने लग रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ना, जब मैंने सुबह चेकआउट करा था तो मैं सोच रहा था यार 1 बजे चेक इन है मेरे हॉस्टल का, 1 बजे तक टाइम कैसे बीतेगा। कहीं बैग रख के लगेज स्टोरेज में कुछ करने चला जाता हूँ या जल्दी जाके वहाँ चेक इन करूँ, बैग रखूँ। आज मेरे मन में थॉट आ रहा था बहुत, पर अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरे को पता भी नहीं चला वक्त का, और 1 बज चुका है ऑलरेडी। सुबह 10 बजे का चेकआउट था मेरा उससे, तो तब से मैं घूमने जा रहा हूँ, भटके जा रहा हूँ, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चल रहा, कितनी तेज़ी से बीतने लग रहा है और कितना मज़ा आने लग रहा है। सच बताऊँ ना, तो ना जब हम घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के समय हम इतना ज़्यादा बैग उठाए, अब बैग लेके सीधा होटल में चेक इन, एयरपोर्ट से सीधा होटल, होटल से फिर सीधा एक टूर होएगा, पूरा ऑर्गेनाइज टूर, जो आपको नीचे रिसेप्शन से बिठाएगा गाड़ी में, टूर करा के वापस रिसेप्शन छोड़ देगा, या आप मॉल चले जाओगे शॉपिंग करने, है ना। मेरे को अगले हॉस्टल पहुंच के बैग रखना है, वो कोई मेरा फाइनल मोटिव थोड़ी है। मेरा मोटिव तो है ट्रिप एंजॉय करना, ये खुला आसमान, एकदम ब्लू आसमान, इसको देखना, इसके नज़ारे के लुत्फ़ उठाने। तो ना ये चेक इन चेकआउट के चक्कर में अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं ट्रैवलिंग की या ज़िंदगी की, और आप सभी लोग जानते हो वो चीज़ कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। अब मैं अपना बैग उठा के उस होटल से अगले हॉस्टल में टेक देता, फिर बाहर निकल जाता, नहीं निकलता, कुछ खाने चला जाता, वो मेरा फाइनल मोटिव थोड़ी होना चाहिए, या था, है ना। अब देखो कितना नीला आसमान बनाया है यार कुदरत ने भी। ये आसमान, साथ में इस आसमान को छूते हुए इसकी चोंच, ये जो खड़ा इतना लंबा ये एंटीना सा, पीछे नदी बह रही है बढ़िया, फूल खिले हुए हैं, धूप निकली हुई है, खाना खाने लग रहा हूँ, मजे आने लग रहे हैं ज़िंदगी के। सच बताओ ना, पूरे हो रहे हैं। इस वीडियो में ना मैंने आपको अभी तक कुछ ज्ञान की बातें बताई, वीडियो शुरू होते ही वरना मैं लग जाता हूँ ये है जापान, ये फलाना ढिमकाना ना, बस इंजॉय करो। पर कोई नहीं, अब छेड़ ही दिया टॉपिक तो थोड़ा सा बता ही दो। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान का नाम है। वैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जापान का जो एक्चुअल नाम है ना वैसे, वो है निहोन या निपोन, जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ द सन। फार ईस्ट में पड़ता है जापान, एशिया कॉन्टिनेंट के, तो सबसे पहले सूरज जब उगता है, सूरज की किरणें यहीं पे पड़ती है, इसलिए इस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और सन ने आज तो सही में पूरे करा रखे है भाई। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना खाना अब। अरे ये देखो, इसमें तो कयाकिंग चल रही है नदी में, किश्ती लेके उतरे हुए। खाना खा लिया और वापस चल पड़े अपनी पैदल यात्रा पे। इस पे ऊपर भी जा सकते हैं वैसे टावर पे, पर मेरा मन नहीं था। दुनिया की मोस्टली जो भी ऊंची बिल्डिंग्स है, टावर्स है, जा चुका मैं टॉप 10, 15, 20, 30 में से काफ़ी में जा चुका, तो मेरा कोई मन नहीं था जाने का। ये देखो इधर कुछ चेरी ब्लॉसम ऑलरेडी खिले हुए हैं, भीड़ लगी हुई, इधर लोग फोटो खिंचा रहे, और इतनी शांति है यार, मतलब इतने लोग खड़े फिर भी इतनी शांति है। मेरे को आराम से बोलना पड़ रहा है माइक के मुंह पास करके, कोई शोर नहीं बचा रहा, बिल्कुल भी फालतू का शोर नहीं, आराम से सारे फोटोज खींच रहे हैं, एकदम सन्नाटा। वो देखो उधर भी फोटो शूट चल रहा है। एक बारी चलते हैं हॉस्टल में, चेक इन करते हैं, बैग्स रखते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम से घूमते हैं। ये तो वैसे टूरिस्ट थे सारे जो फोटोज खिंचा रहे, पर ये जो लोकल लोग हैं ना इधर जापान के, जो भी मैं लोकल लोग देख पा रहा हूँ, वो बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। इधर की मीडियन एज जो है, यानी कि एवरेज एज, वो है 49 ईयर्स। जी हाँ, एवरेज एज है किसी इंसान की। जबकि अपन अफ्रीका में थे, वहाँ पे क्या ट्रेंड होता था, 20-20 साल से कम है उम्र, 25-25 साल से कम उम्र है,
बहुत कम उम्र के लोग होया करते हैं। यहाँ पे 49 ईयर्स मीडियन एज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट पे मोनाको की है सबसे ज़्यादा, और मोनाको तो बहुत छोटा सा देश है, 2 किलोमीटर का देश है वो, जिधर सारे बड़े बड़े बिलियनर्स जाके रहते हैं, तो उसका समझ में भी आता है, थोड़े से लोग हैं। पर एक्चुअल कोई भी कंट्री देखी जाए तो सबसे बड़ी जिसकी मीडियन एज है वो यही है, जापान। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन 65 साल की उम्र से ज़्यादा है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लो कि भी कितनी बूढ़ी पॉपुलेशन है। इनफैक्ट आप चौंक जाओगे ये जान के कि यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा पेट्स रजिस्टर्ड है। जी हाँ, 15 साल की कम से उम्र के बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली रजिस्टर्ड है, यानी कि बच्चे कम है, पेट्स ज़्यादा है। और मतलब जैसा मैंने बताया कि मोस्टली साइटिंग्स यहाँ पे बड़ी उम्र के लोगों की ही होती है। जैसे मैं रोड भी क्रॉस करता हूँ तो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग दिखते हैं। इनफैक्ट ये जो रोड क्रॉस करने के लिए अलग से बटन भी लगा रखा है, ये बटन दबाओगे तो बत्ती ज़्यादा देर तक हरी रहेगी शायद, क्योंकि ये किसी बड़े उम्र के इंसान के क्रॉस करने के लिए सिग्नल लगा रखा है। एक दो रेड लाइट्स पे मैंने वो भी देखा था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, जिस पे क्या था कि अगर आप डिसेबल्ड हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसका ही बटन था, ताकि ये धीरे धीरे हो, और इसमें अनाउंसमेंट भी होती रहती है शायद। अरे यार, अपने हाथ ही लाल होगी। मित्सुबिशी मोटर्स, जापान वैसे आप लोग जानते ही हो सारे, अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मशहूर है, एक वर्ल्ड लीडर ही है। टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सोनी, पैनासोनिक, बाकी रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है जापान। सुजुकी की भी अगर अपन बात करें, जो अपने इंडिया में कार्स आती है, सुजुकी की ज़्यादा बड़ी मार्केट इंडिया में है। मतलब जापान में इनकी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इनकी कस्टमर मार्केट अपने इंडिया में। तो आप अंदाज़ा लगा ही लो। अब देखो, जैसे इस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे मैं आया, पिछले में पता नहीं ये लगा हुआ था नहीं लगा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर लिख रखा है प्रेस बटन फॉर ऑडिबल वॉक सिग्नल, मतलब ये बोलता रहेगा कि अगर आपको दिखता नहीं है या आप फिजिकली चैलेंज हो तो ये ज़्यादा देर तक लाल रहेगी और ये बोलता रहेगा। एक और मेरे को बढ़िया चीज़ लगी इधर ना, तब से लेके अब तक मैं रास्ते में एक बॉक्सिंग जिम देख चुका हूँ, एक ये MMA जिम रहा, एक नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जिम था, और एक आर्म रेसलिंग जिम। जी हाँ, मतलब स्पेसिफिकली पंजा लड़ाने के लिए जिम था, उसमें सारे उसकी ट्रेनिंग के इक्विपमेंट थे। मतलब सिर्फ आर्म रेसलिंग का जिम, वो पहली बार मैंने देखा है खुद से कोई सिर्फ आर्म रेसलिंग का इतना बड़ा जिम हो टोक्यो में ही। जस्ट अभी पीछे वो ब्रिज क्रॉस करा और ये देखो खूबसूरत सुमिदा रिवर, कितनी चौड़ी है भाई, शहर के बीचों बीच में से गुजर रही है। क्या नज़ारे है यार, एक नंबर नज़ारे। और ये पीछा ही नहीं छोड़ने लग रहा। अरे भाई छोड़ दे पेंडा, देख लिया तू ऊंचा है भाई, हर जगह जहाँ देखो फिर दिख जगह दोबारा। मेरा हॉस्टल यहाँ से अभी 700 मीटर की वॉक और रह गया। और ना टोक्यो में प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं होटल्स के या हॉस्टल्स के, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली आप वीकडे पे बुक करा रहे हो या वीकेंड पे। जब मैं पहुंचा था टोक्यो फ्लाइट लेके, जब मैं लैंड हुआ था तब वीकेंड था, और तब एक रात के मेरे लग रहे थे 9-9,500 रुपये एक रात के। बहुत छोटे एयरबीएनबी के, बहुत ही छोटा था वो, मतलब कमरा फिर भी ठीक था, बाथरूम तो इतना छोटा था मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता मैं। उसके बाद लेकिन जो मैंने दूसरा एयरबीएनबी लिया था इसके स्काई ट्री के पास में, वो वीकडे पे लिया तो वो सस्ता था काफ़ी, और इस पहले एयरबीएनबी से कई गुना बड़ा था, ये मान लो 3 गुना बड़ा था, कम से कम 3 से 4 गुना बड़ा। और उसका रेट कितना था एक रात का? 6-6,500 रुपये, यानी कि 3 गुना बड़ा जबकि रेट 1.5 गुना कम। तो ये चीज़ काफ़ी है। वीकेंड्स जनरली 1.5 से 2 गुना महंगे होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ 1.5-2 गुना महंगी मिलेगी वीकेंड्स पे।
और ये देखो ये सफाई करने लग रहे हैं, जो भी पत्ते हैं इन्हें ठिकाना लगा रहे हैं। और ना ये चीज़ है, सुबह भी जब मैं बस स्टॉप पे बैठा था, जब वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने, तो बस स्टॉप के नीचे ना वो झाड़ू सी मारने आई एक इंसान सफाई करने के लिए। तो सभी लोग जो भी आसपास औरतें वगैरह थी सब उन्हें ग्रीट कर रहे थे कि भी ये सफाई करने आए। तो बहुत ही ना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, ऊंचा दर्जा मानते हैं कि कोई इंसान सफाई कर रहा है। तो ये बढ़िया बात लगी मेरे को यहाँ पे ना, इसलिए देखो सफाई भी इतनी ज़्यादा है। कोई भी इंसान अगर सफाई कर रहा हो तो उसे जनरली लोग ग्रीट करेंगे या थैंक यू बोल लेंगे। ये बढ़िया कल्चर है। जबकि अपने इंडिया में क्या है कि बोल लेंगे देखो कूड़े वाला आ गया। अरे कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं। जबकि ये जो जनाब थे पीछे, इनका काम ट्रैफिक मैनेजमेंट का था, पर वो पत्ते साफ कर रहे थे। तो कितनी बढ़िया बात है यार। इधर से कहीं से मुड़ना है मुझे लेफ्ट में, यहीं से तो नहीं है। ये आ गया फाइनली अपना हॉस्टल मेरे राइट साइड में। चलते हैं, चेक इन करते हैं एक बार। कुछ नहीं पता यार, यहाँ पे हॉस्टल्स के भी अलग ही रूल होंगे। चल के एक बार देखते फिर बताता हूँ आपको। ये क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि यहाँ पे लोग हैं। ये है भाई अपने रूम का कार्ड। एक ब्रेकफास्ट वाउचर दिया है, ये देखो ब्रेकफास्ट वाउचर फ्री है 5 से 11। इतनी लंबी विंडो तो मैंने पहली बार देखी ब्रेकफास्ट की। 6 घंटे चलेगा, इंक्लूडेड है, फ्री है। 303 है अपना बेड नंबर 1। ये तो 1 है, कहीं यही हो। 303 है, कौन सा है? अच्छा इधर है। तो ये है दोस्तों अपना डॉर्म में बेड। पहले कमरे में कोई था तो मैं शूट नहीं कर रहा था, अभी कोई भी नहीं है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये कुछ लॉकर्स है, एक टूटा पड़ा है। 8 बेड का डॉर्म है ये, जिसमें से मेरा ऊपर वाला बंक बेड है। पर बढ़िया है क्योंकि ना बिल्कुल खिड़की के साथ कोने वाला, और जब मैं आया तब धूप भी पड़ रही थी इधर, मस्त। इस डॉर्म बेड की कीमत है एक रात के $19 और वीकेंड पे इसी डॉर्म बेड की कीमत है $35। ऑलमोस्ट डबल होने लग रही है। मिक्स डॉर्म है बाकी। और जब मैं चेक इन कर रहा था ना तो मेरा माइक काम नहीं करा, तो आप लोगों को वो कॉन्वर्सेशन सुनाई नहीं दी होगी। मैंने पूछा था जब मैं आया था इनसे रिसेप्शन पे कि सबसे पहले चीज़ आप मेरे को बताओ कि अंदर फ़ोन चलाना अलाउड है नहीं, बात करना अलाउड है नहीं। तो मैंने कुछ सवाल करे थे कि मैं पहली बार जापान में और मुझे इधर के रूल्स नहीं पता, कस्टम्स नहीं पता कि क्या चीज़, क्या पता रूड कंसीडर करी जाए, क्या पता लीगल हो, वैसे वो चीज़ इलीगल ना हो पर बहुत रूड मानी जाती हो। जैसे कि सड़क पे चलते वगैरह आप कुछ खा रहे हो तो रूड माना जाता है बहुत। तो इसलिए मैंने इनसे सवाल करे कि भी कमरे में बात कर सकते हैं? बोला हाँ बात कर सकते हैं। मैं बोला फ़ोन चला सकते हैं? बोला हाँ चला सकते हैं। मैं बोला फ़ोन पे बात कर सकते हैं? तो वो मेरे को एक्टिंग करके दिखा था, हेलो हाय हाय, यूँ बोला कि मतलब बिल्कुल धीरे बोलना है अगर बात करोगे तो, बाकी बाहर जाके कर सकते हैं। कुछ हॉस्टल जैसे है, मैंने सुना है शायद उधर डॉर्म रूम में भी शायद फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। जैसे मेट्रोज में, ट्रेन में भी कॉल पे बात करना बहुत बुरा माना जाता है। चलो फाइनली निकलते हैं अपन बाहर। थोड़ा दिखाई देता हूँ हॉस्टल भी, आप लोगों को आइडिया हो जाए जापान में हॉस्टल्स कैसे होते हैं। ये है रेस्ट रूम, बाहर लिख रखा है मैन। ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मेरे को, इसमें अलग से यूरिनल दे रखे है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं दिखाना नहीं चाह रहा था पर फिर भी सोचा चलो दिखाई देता हूँ आपको। जापान में ना इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो टॉयलेट सीट्स भी होती है ना उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। देखो साथ में सीट गर्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब पूरी सीट का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर आपको कैसा चाहिए, किधर आपको प्रेशर चाहिए, घूम जाएगी वो नोजल, रोटेट हो जाएगी। इतनी तरह की इसमें भी फैसिलिटीज है।
और ऐसा नहीं है दोस्तों कि 5 स्टार होटलों में मिलेगी सिर्फ ऐसी सीट, मतलब आप देख लो कि एक हॉस्टल तक में भी ऐसी सीट्स लगा रखी है यार, कमाल है। लिफ्ट पे भी इतने रूल लिख रखे हैं वैसे, स्मोकिंग नहीं अलाउड, ये तो क्या है सिम कार्ड है इनकी तरफ से। हाँ, यहाँ पे ड्रोन भी अलाउड नहीं है जापान में, बाहर का कोई ड्रोन उड़ाना, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, काफ़ी पंगे है, तो अलग से वार्निंग दे रखी है। ये रही किचन जो 24 घंटे यूज़ कर सकते हैं। ये रहा लॉन्ड्री वाला एरिया, ये भी करना है मुझे वैसे। इधर कॉइन डाल लो, 300 येन का है। इनकी करेंसी तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी बैठ के बताता हूँ। लेके यहाँ पे लॉन्ड्री हो जाएगी, वो अलग से स्मोकिंग रूम भी इधर ना, क्योंकि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को स्मोकिंग रूम ढूंढने के लिए, तो इधर हॉस्टल में इन्होंने अलग से बना रखा है एक छोटा सा, इधर जाके आप स्मोक कर सकते हो जिन्हें करनी हो, क्योंकि बाहर तो अलाउड नहीं है, सड़कों पे भी। इससे पहले कि अपन हॉस्टल से बाहर निकले, मैं बता दूं कि सबसे बड़ा कारण क्या था मेरा हॉस्टल में आने का। तो इससे पहले जिन भी मैं 2 प्रॉपर्टीज़ में रुका हूँ, मैं प्रॉपर्टी में घुस भी गया, रह भी लिया, निकल भी लिया, मेरा किसी भी इंसान से सामना तक ही नहीं हुआ। यहाँ जापान में रिसेप्शन पे कोई होता ही नहीं है, मतलब मोस्टली जगह पे रिसेप्शन ही नहीं मिलेगी आपको। कैमराज लगे हुए हैं, आप अपना सेल्फ चेक इन कर लो ऑटोमेटिकली, खुद ही आप चेकआउट करके बाहर निकल जाओ। कोई आपसे बात करने नहीं आएगा, कोई आपको ग्रीट करने के लिए नहीं मिलेगा कहीं पे प्रॉपर्टी पे। इनफैक्ट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं कि रेस्टोरेंट में आप घुसो, ऑटोमेटिकली ऑर्डर दिया और अपने आप ट्रे आपके टेबल पे आ जाएगी, मतलब मशीन्स लगी हुई है या फिर रोबोट्स है, उनके थ्रू सर्व किया जाता है। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही ना के बराबर है यहाँ पे जापान में। और इस हॉस्टल की खास बात थी कि यहाँ पे 24 घंटे रिसेप्शन थी, और एक भी नहीं, दिन में तो 2 लोग थे जब मैंने यहाँ पे चेक इन करा। आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्या बड़ी बात है, रिसेप्शन ही तो है, पर यहाँ पे बड़ी बात है जो मैंने रियलाइज़ करा है, लोग ही नहीं दिखते। घुस भी गया मैं, निकल भी गया प्रॉपर्टी में, किसी इंसान से बात ही नहीं हुई, कोई पूछने के लिए नहीं है, सब कुछ चैट में करो। इनफैक्ट चैट भी आपसे मशीन्स करती है, रोबोट्स करते हैं। मेरा जो पिछला एयरबीएनबी था उसमें जो मेरा होस्ट था वो कोई इंसान नहीं था, वो चैट जो मेरी थी सारी ऑटोमेटेड चैट थी। मतलब ये देखो, ATMs तो हर जगह होती है, मनी एक्सचेंज भी यहाँ पे सारी मशीन्स ही दिखेंगी, दुकानें नहीं दिखेंगी। निकलते हैं बाहर। बाकी इनकी करेंसी के बारे में बात करना रह गया था। करेंसी इधर की जापान की ऑब्वियसली जापानीज येन, और अपने 1 भारतीय रुपये में 1.7 जापानीज येन होते हैं। अपनी इनसे मजबूत है, पर वैसे ही ये महंगा है देश, तो जो भी प्राइसेस हो यहाँ पे येन में, उसे 1.7 से डिवाइड करोगे तो भारतीय रुपये आ जाएंगे। और $1 में अभी फ़िलहाल लगभग 160 के करीब जापानीज येन होते हैं, यानी कि इनकी करेंसी इन दिनों थोड़ी कमज़ोर हो रखी है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हो, हॉस्टल से अपन बाहर निकल चुके हैं, और ये जो एरिया है इस पार्ट को बोलते हैं असाकुसा, टोक्यो का। अभी तक मैंने आपको जापान के रीजन्स के बारे में, टोक्यो सिटी के बारे में, ग्रेटर टोक्यो एरिया या इनके जो प्रीफेक्चर्स हैं उनके बारे में बताया नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें कन्फ्यूजिंग या मुश्किल हो सकती है समझने के लिए। पर यूँ मान लो, ये जो असाकुसा एरिया ना, इसे आप इनका सबसे हिस्टोरिक एरिया कह सकते हो, या फिर ओल्ड टोक्यो के नाम से भी इस एरिया को बोल सकते हो। चल के अपन इस एरिया में पढ़ने वाले जापान देश के सबसे पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट करने वाले सेंसोजी जिसका नाम है, और उसी के अराउंड ये असाकुसा एरिया बसा हुआ है। इस रोड पे फाइनली टूरिस्ट देखने में मिल रहे हैं, काफ़ी बाहर से आए हुए लोग, अलग अलग देशों से, कुछ जापान के भी दूसरे कोनों से आए होंगे। कहते हैं ये देखो, ये रिक्शा भी है यहाँ पे, जिसे हाथ से खींचते हैं ऊपर बिठा के, मोस्टली टूरिस्ट ही करते हैं चीज़। और इधर एक सुमो शो, ये मस्त चीज़ लग रही है यार, पहले मंदिर देख के आते हैं। ये देखो टोक्यो रिक्शा, इसके रेट है 10 मिनट के 5,000, पता नहीं भाई, 20 मिनट के 8,000, ये 4,000। अच्छा, पर पर्सन है क्या? ये 2 लोग होंगे शायद, जापानीज में लिख रखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा।
पर एनीवे ये 10 मिनट के देख लो अपने भारतीय 3,000 रुपये लगेंगे 10 मिनट इस पर सफ़र करने के। ये एनीमे कैरेक्टर्स बना रखे हैं यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की दुकान है। Could you ride? No, I'm good, thank you. It's too expensive for me. How much is it? About 30 minutes, 10,000 yen. 10,000 yen for 30 minutes. Yeah, it's pretty expensive for me. Have a good day. Yeah, nice. Thanks. इनके जूते मस्त लगते हैं मेरे को, टैबी। किधर से जाना है मंदिर में? यार ये पीछा नहीं छोड़ने लग रहा, मैं परेशान हो लिया इससे यार। मंदिर दिखा नहीं, ये फिर से दिख गया। Enjoy your food and drinks in the designated areas provided by each shop. Also, please avoid gathering in front of stores, waiting in groups, or feeding pigeons. भाई अभी पता है क्या अनाउंसमेंट होने लग रही थी स्पीकर में, आप मान सकते हो इस सड़क पे आप खाना खाते हुए चल नहीं सकते। मतलब चलते हुए खाना खाना बुरा तो मानती है, रूड मानते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पर एक तरह से इलीगल है यहाँ पे ये चीज़ करना कि चलते हुए आप खाना खाने लग रहे हो। जबकि कर रहे थे काफ़ी लोग ये चीज़। आगे वही सामने आ गया अपने सेंसोजी। मेरे राइट में कुछ दुकानें और ये देखो भाई, हालांकि वहीं से पीछे से एंट्री थी टेंपल की, लेकिन मैंने सोचा पूरा घुमा के आपको मेन एंट्रेंस से ही दिखाता हूँ अंदर कैसे जाया जाए। पहले तो ये देखो इनकी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब ऐसी सीधी तो देखी है रोड के, ये डायगनली बना रखी है। देखो इधर से डायगनल जाओ, उधर से फिर डायगनली उधर जाओ, कैसी है क्रॉसिंग। चलते हैं अपन अब टेंपल के अंदर। सबसे बाहर तो ये एंट्रेंस है। आपने जापान के साथ ये फ़ोटो कई जगह देखी होगी। तो ये है मेन गेट सेंसोजी टेंपल का, कामी मारियोन कुछ ऐसे नाम है इस गेट का। और ये जो बीच में रेड आइकॉनिक लैंटर्न आप देख रहे हो, आपको कई जगह देखने में मिलेगा जहाँ भी जापान की रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी विजुअली। चलो चलते हैं मेन गेट से अंदर। अंदर मार्केट सी लगी हुई है, दोनों तरफ दुकानें हैं, सामने दिख रहा है टेंपल।
और जापान में ना लोग 2 रिलीजन फॉलो करते हैं मेनली, एक तो बुद्धिज्म और दूसरा शिंटो। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होगे ये कौन सा रिलीजन है, तो एक्चुअली में ये एक इंडिजिनस रिलीजन है जापान का, यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। और शिंटो और बुद्धिज्म दोनों काफ़ी पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं जापान में, दोनों ही रिलीजन। और मोस्टली जापानीज लोग दोनों रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि भी शादी कर ली शिंटो स्टाइल में, और जो फ्यूनरल है वो मान लो बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिस्ट है तो वो शिंटो प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, या कोई शिंटो है तो वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। बाकी ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन है लगभग 122 मिलियन, बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज भी, दुनिया की 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पहले 10th होती थी, फिर मैक्सिको ने इसे ओवरटेक कर लिया। बाकी ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। मोस्टली लोग वैसे एथनिकली जापानीज ही है, लेकिन देश की अगर हम एरिया की बात करें ना, तो 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा एरिया है जापान का, जो कि यूएस की कैलिफोर्निया स्टेट से थोड़ा छोटा है, लेकिन यूके देश से या अपनी इंडिया की राजस्थान स्टेट से थोड़ा सा बड़ा है। बाकी मेरे दोनों तरफ इधर दुकानें तो आ ही रही थी, खाने पीने की, तरह तरह के सोवेनियर्स की, कपड़ों की, टी शर्ट्स की, इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की। और अब फाइनली सामने आ गया अपने मंदिर। खूबसूरत है यार, मेरे को लगा पहले वो है मेन मंदिर, पर ये है एक्चुअली। चलते हैं अंदर इसके। हाँ, और व्लॉगर भाई। इधर वैसे अगरबत्ती लगाई जाती है, पर कहाँ है ही नहीं। अपन चाइना में भी गए थे बुद्धिस्ट टेंपल में, एक हान बुद्धिस्ट टेंपल में, उधर हमने ये प्रैक्टिसेस देखी थी। इधर अगरबत्ती लगाओ और धुआं हो रहा होता है। अभी ये गर्म तो है, मेरे ख्याल से बुझा दी सारी, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मतलब इसका जो धुआं आ रहा होता है ना, उसकी यूँ समझ लो, इसके धुएं की यूँ धोक मार ली ना तो वो अच्छा माना जाता है। पर फिलहाल यहाँ कोई धुआं नहीं दिख रहा, ना कोई अगरबत्ती दिख रही जो अपन यहाँ जला सकते। कोई नहीं, चलो। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वो है, ये प्योरीफिकेशन के लिए इस फाउंटेन में हाथ धोने होते हैं, वही है शायद ये। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है, वर्ल्ड वॉर 2 में ना ये मंदिर तबाह हो गया था, फिर इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था उसके बाद में। यार नज़ारा देखो यार, ये एक सेकंड ये चीज़ नोटिस करो आप लोग, इधर ये देखो, एक स्पिरिचुअल साइड जापान देश की है ना, कितनी खूबसूरती से ये मंदिर दिखने लग रहा है। और एक तो ये नहीं पीछा छोड़ रहा है यार मेरा, उस तरफ दिखाता हूँ। और दूसरी तरफ ये देखो मॉडर्निटी, ये स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स। मतलब इधर तो कोई स्काई स्क्रैपर नहीं है, पर आप अंदाज़ा लगा लो, मतलब एक फ्रेम में कितनी ब्यूटीफुली ये दोनों चीज़ें आती है। मतलब इनकी स्पिरिचुअल साइड भी और ये मॉडर्न साइड भी। ये चीज़ मस्त लगी मुझे देखने में। और चाहे आप किसी की फ़ोटो ले लो पूरे टोक्यो में, चाहे आप खुद की ले लो, किसी और की ले लो, एक इंसान होता है ना जो धक्के से फ़ोटो में आएगा ही आएगा, वो इंसान यहाँ पे ये टावर है। इधर सारे लोग सिक्के डालने लग रहे हैं इसमें, आवाज़ें आ रही थी। हाँ, इसमें डाल रहे शायद। ये क्या चीज़ है रे, इसमें डाल के लाने लग रहे हैं। अभी पढ़ता हूँ क्या है। Drop in 100 yen while praying for your wish. Shake the box politely a few times. Put the shelf back. लोगों को भी टाइम पास के लिए कुछ भी करवा लो। बाकी ये सेंसोजी टेम्पल मुझे जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा। और टेम्पल से निकलते बाहर जापान देश में या टोक्यो शहर में बहुत सी चीज़ें अभी भी मेरे लिए या फिर एज अ फर्स्ट टाइमर एक्सपीरियंस करनी बाकी है। और अब की बार मैंने डिसाइड करा कि एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की बजाय या फिर एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने एक्सपीरियंस करने की बजाय इन एक्सपीरियंसेस को मैं
थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस में या ज़्यादा दिनों में बांट दूँ। अभी मैंने सोचा है आज की वीडियो पर इतनी रखते हैं। हालांकि आज मेरे काफ़ी और प्लान्स भी थे, क्योंकि जापान का नाम या टोक्यो का नाम जब भी हमारे मन में आता है तो हमें दिखती है शिबुया क्रॉसिंग या फिर जो इनकी ओल्ड स्ट्रीट्स या बार्स वगैरह है, उन सभी का ख्याल हमारे मन में आता है। लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ आज अपन नहीं देख पाए। जाते जाते एक ये दुकान भी दिखी, मिल्क बार, जो कि बंद हो चुकी है अभी। कल आऊँगा इधर, मस्त लग रही है। दिन काफ़ी स्लो बिताया मैंने, और चाहूँ तो मैं अभी भी जाके वो जगह घूम सकता हूँ या रिकॉर्ड कर सकता हूँ, पर मैंने डिसाइड करा पहली चीज़ तो कि दिन को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, और दूसरी चीज़ आप लोगों के बगैर यानी कि कैमरे के बिना उन जगहों पे ना जाऊँ, ताकि जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस एज अ फर्स्ट टाइमर इन टोक्यो और जापान हुज विजिटिंग हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो जो मेरे एक्सप्रेशंस है वो ख़राब ना हो। तो उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। और आज का दिन अपनी यहीं पे करते हैं ख़त्म। मेरे को एक आधी टी शर्ट वगैरह लेनी है पूरी बात जो की, वो खरीद के मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, आराम करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ मैं बहुत जल्द, क्या पता रात के खाने पे मिल लूँ, वरना मिलता हूँ कल सुबह जब अपन जापान में या टोक्यो शहर में अपना दूसरा दिन बिताएंगे और इस सिटी को एज अ फर्स्ट टाइमर जानेंगे। एक बार मंदिर को फिर से बाय करते। अरे यार ये टावर फिर से आ गया। बाय बाय। भाई वीडियो एंड ही कर रहा था, पर मैंने सोचा है एक बारी इसके खड़ा बाल तो है ही, पर दिखाई देता हूँ। ये देखो मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी का कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। एक नई वीडियो में एयरपोर्ट से ट्रेन लेके, क्या यार 1.5 घंटा खराब हो गया यहाँ पे, वीडियो नहीं वीडियो करनी। एक शांत खड़े रह रही है, सारी गाड़ी बैन करवाओ। ये भागता हुआ लड़का मशीन आ रहा है, भागता हो जाए। शाम सुबह में भागता हो जा रहा है। जापान शहर टोक्यो, मैंने क्या किया, आज मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, पहले सीन नहीं, सारी एनर्जी ले। ये तो गलत आ गया, रूल तोड़ते। ओह सॉरी इंडियन आगे बैठना था इतने लोगों में, ताकि मेरी बात सुने सारी। ये बी रोल यूज हो सकता है। सेंसो नाम नहीं पता, आगे बोलूँगा। जाना है क्या? मेरे को तो नहीं जाना।